नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, यह कुछ ही घंटों के बाद स्पष्ट हो जाएगा। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ। 1 दिसंबर को 89 सीटों पर लगभग 62-63% से ज़्यादा मतदान और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर दूसरे दौर का मतदान हुआ, जिसमें करीब 60% वोटिंग हुई। इस बार गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 से ज़्यादा रैलियों को संबोधित किया है। वहीं 3 बड़े रोड शो भी किए हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ एक चरण में 12 नवंबर को वोट डाले गए थे, जहां रिकॉर्ड 75.6% मतदान हुआ। हिमाचल में एग्जिट पोल के आंकड़े कांग्रेस के लिए बड़ी आशा लेकर आए हैं। यहाँ कांग्रेस मौजूदा जयराम ठाकुर सरकार को टक्कर देने जा रही है। राज्य के राजनीतिक इतिहास में यहाँ की जनता हर 5 सालों में सरकारें बदलती रही है। खैर, यह तो कल आने वाले नतीजे से स्पष्ट ही हो जाएगा। इन परिणामों के साथ यह भी साफ होगा कि देश में अगले 9 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में रिजल्ट का असर कितना होगा, क्योंकि साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। और इसके ठीक अगले साल यानी 2024 में देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होना है। माना जा रहा है कि गुजरात के चुनाव परिणाम का असर काफी हद तक दूसरे राज्यों पर पड़ेगा। बहरहाल नतीजों पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। सवाल कई हैं। क्या गुजरात के महत्वपूर्ण चुनाव में मोदी का मैजिक बरकरार रहेगा? क्या हिमाचल और गुजरात के चुनाव परिणाम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे? परिणाम से सामने आएगा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की धमक से बीजेपी और कांग्रेस की सीटें किस हद तक प्रभावित हुई हैं, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इन दोनों राज्यों के चुनाव पर कितना असर पड़ा है, और क्या दिल्ली से चली आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने विपक्ष के रूप में कांग्रेस के समकक्ष खड़ी होगी? आज हम चर्चा इसी को लेकर करेंगे। लहर बरकरार, किसकी होगी सरकार? तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत दर्ज हुई है। यहां आम आदमी पार्टी के 134 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटें जीती है, जबकि कांग्रेस ने भी 9 सीटों पर जीत हासिल की। 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया है। नगरीय निकाय के ये नतीजे आम आदमी पार्टी को स्थापित पार्टी की दिशा की तरफ बढ़ा रहे हैं। वहीं गुजरात हिमाचल के विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी साल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटी है। राज्यों में आरक्षण के मुद्दे और हर वर्ग को साधने के लिए सरकार तमाम जतन कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। बहरहाल गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे बताएंगे कि जनता पर किसकी लहर का असर है। इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के एमसीडी चुनाव नतीजों ने ये तो साबित कर दिया कि देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कायम है। कई संभावनाओं के बीच ये स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी देश में लगातार फैलाव की ओर है। दिल्ली, पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी को लेकर गुजरात के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हैं। पीएम मोदी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए अब कुछ ही घंटे शेष हैं। यहाँ तमाम एग्जिट पोल के रिजल्ट में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। नतीजे जो भी हो, लेकिन एग्जिट पोल का हिसाब अगर सही हुआ तो गुजरात में लगातार 7वीं बार बीजेपी की सत्ता काबिज हो सकती है। गुजरात में बीजेपी पिछले 3 दशकों से अपना शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। पीएम मोदी का गृह राज्य होने के कारण यहाँ के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
यहाँ आम आदमी पार्टी के लगातार और जोरदार प्रदर्शन से बीजेपी को भी अपने प्रचार में पूरा दम लगाना पड़ा। माना जा रहा है कि गुजरात में 5 साल पहले तक बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचाया है। वही बात करें हिमाचल की तो वहां कांग्रेस के पक्ष में लहर देखी जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों में यहां कांग्रेस को 40 तक सीटें मिलने का अनुमान है, यानी यहां के चुनाव में कांटे की टक्कर हो सकती है। अलग अलग एग्जिट पोल बता रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस बीजेपी को बड़ी टक्कर दे रही है। हिमाचल प्रदेश में 3 एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी की सरकार को कांग्रेस लगातार टक्कर दे रही है। 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो भाजपा को 44 और कांग्रेस को 21 सीटें मिली थी। बहरहाल अब नतीजों के लिए चंद घंटे शेष हैं और कल स्पष्ट हो जाएगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में मोदी का मैजिक इस बार भी कायम है या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं मुकेश राय जी, कांग्रेस प्रवक्ता है संजय बहन जी, गुजरात से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं पराग पंचाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ ग्वालियर से डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी और स्टूडियो में मौजूद है स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंचाल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? पंचाल साहब, मेरी आवाज़ आ रही? चलिए, मुकेश जी, मेरी आवाज आ रही? त्रिपाठी नमस्कार, आ रही है मुझे आवाज जी। मुकेश जी, चलिए, अभी तो गुजरात में हालांकि एग्जिट पोल जो अभी दिल्ली चुनाव के बता रहे थे नगर निगम के वहां के, तो वो जो एग्जिट पोल जो बता रहा था लगभग वही सत्य हुआ है। तो निश्चित तौर पे गुजरात में भी सत्य ही होगा लगभग, ऐसा माना जा रहा है। हिमाचल में कड़ी टक्कर है, लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, सबको कहीं ईडी का, कहीं सीबीआई का, सारे छापे, शराब कांड से लेके सब कुछ हुआ, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने पूरे बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बना ली नगर निगम में। असल में देखिए जहाँ तक ईडी और तमाम तरह की जांच और इन सब का विषय है, इनके अपने क्रियाकलाप, उनके जो काले कारनामे थे वो सब सामने आए थे, उसी पे जांच बैठी थी। इसका इससे संबंध सीधा नहीं था चुनाव का। जनता ने निश्चित तौर पर बहुमत उनके पक्ष में दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए समीक्षा का विषय है। भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी और निश्चित तौर पे और अच्छे से काम करके और बेहतर तरीके से अपने मुद्दों को जनता के बीच में ले आके भारतीय जनता पार्टी पुनः संघर्ष करके दिल्ली में नगर निगम में बहुमत से आए और हम जनोन्मुखी कार्यों के माध्यम से जनता का विश्वास जीते, इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। जी, अभी और कितना समय चाहिए आपको दिल्ली में स्थापित होने के लिए? देखिए, अंतिम मुख्यमंत्री रही है सुषमा स्वराज जी, उसके बाद आपके हाथ नहीं लगा कुछ भी, और रहा एमसीडी के चुनाव में इतनी बुरी स्थिति होगी कि आप पूरे बहुमत के साथ आप बन जाएगी और आप सारे, आपके प्रधानमंत्री से लेके सारी सब कुछ आपके साथ है। उसके बाद भी आप 104 सीटों पे जाके रुक जाते हैं। आपने कहा कि ईडी, सीबीआई, इसका कोई चुनाव से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है वहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर कि शराब नीति को लेकर के मनीष सिसोदिया ने घपला किया है। आम आदमी पार्टी ने करोड़ों रुपए चंदा के लिए पंजाब भेज दिया, चंदा लेकर के। ये सब सारी चीज़ों का आम आदमी पे तो असर पड़ता है, जो जनता है, वोटर है, उस पर असर पड़ता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं विषयों को लेकर मुद्दों पर जो चुनाव लड़े थे, वो जनता के मुद्दे थे, उन पे हम लोग चुनाव लड़े। जहाँ तक ईडी और शराब कांड और तमाम तरह के विषय थे, उसके ऊपर जो जांच बैठी थी, जांच चल रही है, वो तो अपनी गति पे चलती रहेगी। उसका सरकार से या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, केंद्र सरकार से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। ईडी अपने स्तर पे काम करते हैं। जहाँ तक वहाँ पे स्थापित होने का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयत्न कर रही है कि वहाँ पे हम जनता का पुनः विश्वास जीतें। आपने बताया, ये सही है कि एक लंबे अंतराल के बाद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयत्नों के बाद भी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही। और माननीय प्रधानमंत्री से लेके सभी लोग लगे थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती है और पूरा संगठन उसमें लगता है। उसमें चुनाव है तो चुनाव में सभी लोग लगते हैं।
और इसके बाद भी यदि हम वहां पे बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो निश्चित ही समीक्षा का विषय है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अभी और इसी समय से उस पर विचार करना शुरू किया है कि कहाँ पे वो क्या कमी रह गई। जी संजय बहन जी, मेरी आवाज आ रही? एक कहावत है, एक सूपा होता है जिससे पानी टपकता, चलने में से तो बिल्कुल कुछ बचता ही नहीं है, तुरंत एक बूंद भी पानी नहीं बचता। आप 9 सीटों पर भारत जोड़ो यात्रा चल रही, बहुत सफल यात्रा है, निश्चित तौर पे 9 सीटों पे टिक गए। आपकी सरकार जब से गिराई है उसके बाद से लगातार आप रसातल में दिल्ली में चलते जा रहे हैं। और अगर बात 2 राज्यों की और करें तो ऐसा नहीं है, कुछ कम एजेंसीज आपको भी बना रही हैं, माने कांग्रेस की भी सरकार बना रही है, लेकिन ज़्यादातर एजेंसी बीजेपी की ही बना रही है हिमाचल में। गुजरात में तो और बुरी स्थिति हो गई, 77 से और नीचे 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं। देखिए क्या है कि ये जो एजेंसियां सरकार बनाती हैं और सरकार बिगाड़ती है, ये एजेंसियों का तो केवल आकलन होता है। जनता सरकार बनाती है और सरकार बिगाड़ती है त्रिपाठी जी। जनता आकलन ही एजेंसियां करती हैं, एजेंसी थोड़ी सरकार बनाती है। वो तो जब चुनाव हो गया उसके बाद आकलन दे रहे हैं, वही आकलन लगभग दिल्ली एमसीडी के चुनाव में सही साबित हो रहे हैं, तो वो बाकी हिमाचल और उसमें भी लगभग मानना ही पड़ेगा, वही एजेंसी है। देखिए ऐसा है, मैंने आपको कहा जी कि जनता चुनती है और जनता जिस हिसाब से चुनती है वो जनादेश सर माथे पे होना चाहिए। वो जनादेश चाहे जिसके पक्ष में आए चाहे विरोध में आए। आज के दिन हम आप पार्टी को बधाई देते हैं जो और उसकी जीत की, कांग्रेस की तरफ से उसको बधाई हो जी। और हमने भी 9 सीटें जीती हैं। और आपको एक खास बात बता देता हूं जी, ये 9 सीटें हमने जो जीती हैं ये आम आदमी पार्टी के उस गढ़ से जीती हैं जहां से आम आदमी पार्टी ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया था और धीरे से उनके मुद्दों से हट गई थी जी। तो ये वहां के लोगों की ये प्रतिसाद है कि उन्होंने कांग्रेस के 9 लोगों को जिताया है, 9 पार्षदों को तैयार किया है। अब रहा सवाल गुजरात का और हिमाचल का। हिमाचल की तो बात सबको ओपन ही है कि कांटे की टक्कर है, ऐसा लोग मान रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन हम कंफर्टेबली सरकार बनाने जा रहे हैं जी। और भारत जोड़ो यात्रा का इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं है जी। भारत जोड़ो यात्रा एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। हम भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2014 से लेके आज तक जो नीतियों से उसने समाज में विघटन पैदा किया है, एक डर पैदा किया है, संस्थाओं का दुरुपयोग करना शुरू किया है और अपने विरोधियों को केस लगा के उल्टे सीधे बंद करवाना, धमकियां देना, खरीद फरोख्त करना, जहां सरकार में चुनाव में हार भी जाओ उसके बाद भी सरकार बनाने का दुस्साहस करना, ये सब चीजों को बताने के लिए जनता से जुड़ाव हो रहा है राहुल गांधी जी का। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। अगर देखिए यात्रा कितनी महत्वपूर्ण विषय पे हो रही है, अगर ऐसा नहीं होता तो राहुल गांधी जी सारी चीजें छोड़कर गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे होते। कांग्रेस के लिए इस समय चुनाव की जीत हार उतनी मायने नहीं रखती जितनी अपने देशवासियों के साथ प्रेम मोहब्बत से उनको वापस उस ट्रैक पे लाना, उनको संविधान की रक्षा के प्रति, संविधान के प्रति मर्यादाओं को याद दिलाना और ये बताना कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है उनके साथ, ये ज्यादा जरूरी हम लोग समझते हैं। और चुनाव के लिए तो देखिए भारतीय जनता पार्टी 24/7 मशीन है। जब एमसीडी जैसे चुनावों में, जब नगर निगम जैसे चुनाव में इनके कैबिनेट मिनिस्टर चले जाते हैं तो फिर आप अंदाज लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव लड़ने का ही तो काम करती है। राजनीति में सब जायज है। और आपने कहा कि किसी भी यात्रा के जो राजनीतिक लाभ रहे हैं वो आप भी जानते हैं। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, ठीक है, उन्होंने राजनीतिक रूप से तो नहीं निकाली थी ना। रथ यात्रा क्यों निकाली थी आप जानते हैं, अयोध्या जी जाने के लिए। उनको 2 सीट से 82 सीट पहुंच गई। मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा निकाली थी, उनने भी इसी तर्ज पे कश्मीर को लेकर के लाल चौक में तिरंगा फहरा, कन्याकुमारी से चले थे कश्मीर तक जा रहे थे, उसमें भी फायदा हुआ। तो कोई भी यात्रा निकली है उससे राजनीतिक लाभ पूरी तरह से जो भी यात्रा दल के नेता निकाल रहे हैं वो सब मिलता है। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। त्रिपाठी जी मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या है त्रिपाठी जी, हर यात्रा का अपना एक उद्देश्य होता है जी। हम राजनीतिक लाभ उसका बाय प्रोडक्ट होता है उस यात्रा का, और वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आप आपके सोच के साथ यात्रा निकाल रहे हैं। आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद इस देश में जो एक दोनों समुदायों के प्रति अविश्वास की और डर की जो खाई बढ़ी वो सबने देखी जी। अगर कश्मीर तक कोई यात्रा निकली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई यात्रा निकली, अगर वो देश की एकता में अगर सार्थक साबित होती तो निश्चित रूप से वो साधुवाद के पात्र होते सब लोग।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस यात्रा का नाम ही एकता यात्रा था। मैं बताता हूँ आपको जी। कश्मीर तब भी अशांत था, आज भी अशांत है। पहली चीज, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो इस देश के हर तबके से जोड़ी जा रही है। हर तबके से राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, और उनसे ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस देश के अंदर भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर तरीके से आपके साथ हैं और आपकी समस्याएं क्या हैं। जनता अगर ऐसा मानती है कि कांग्रेस उनसे दूर हो गई थी तो कांग्रेस वापस जनता के साथ जुड़ रही है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। उद्देश्य तो भलाई है, उद्देश्य भला होना चाहिए, इसके लिए यात्रा हो रही है। चलिए, उद्देश्य बड़ा। पंचाल साहब, मेरी आवाज आ रही है? पंचाल साहब, पहले तो आपको बधाई हो, आपने स्थानीय सरकार दिल्ली में अपनी बना ली। सभी महानुभावों को बधाई हो। लेकिन अब बात करें, देखिए, नगर निगम का चुनाव जीतना, एमसीडी का चुनाव जीतना अलग बात है, प्रदेश का चुनाव जीतना अलग है। हिमाचल और गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में आप एक तरह से दावा कर रहे हैं सरकार बनाने हम जा रहे हैं, और निश्चित ही आपको दावा करना भी चाहिए, लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसमें आप दहाई का आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं गुजरात में। हिमाचल में भी वही स्थिति है कि बहुत ही नीचे है। तो इन स्थितियों में अगर आप कहेंगे एग्जिट पोल गलत है, तो एग्जिट पोल आपके जो एमसीडी चुनाव है उसमें आपको लगभग इतनी ही सीटें, थोड़ा प्लस माइनस 10% इधर उधर हो सकता है, आपको दे रही थी, बीजेपी को दे रही थी। माने एग्जिट पोल एग्जैक्ट है। त्रिपाठी जी, आपका हिसाब से एग्जिट पोल के कितने आंकड़े हैं आम आदमी पार्टी? जी, आपके हिसाब से कितने आंकड़ा है आम आदमी पार्टी का? आपकी एग्जिट पोल में कितना आंकड़ा है? दहाई नहीं छू रहे हैं आप। अच्छा, 2 डिजिट भी हम लोग छू नहीं रहे हैं। यहाँ हर रोज एग्जिट पोल आता है, अलग अलग चैनलों का एग्जिट पोल आता है, अखबारों का एग्जिट पोल आता है। जी। बीजेपी ने 150 सीट से शुरुआत किया था, 150 सीट आती है, बाद में 130 आती है, फिर 115 आती है। कल ये लोग 90 से 110, 90 से 100 तक पहुंच गए। जी। तो इनका खुद का जो आत्मविश्वास है वो डगमगा गया है। और आपने सही बताया कि एमसीडी का इलेक्शन जीतना अलग बात है, लेकिन एक बात है सर कि बीजेपी आप सवाल उठा रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत है। नहीं, मैं सवाल नहीं उठा रहा सर, मैं ये कहता हूँ कि एग्जिट पोल में हम लोगों ने, हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो आज भी हाई है। नहीं, हम आपको उदाहरण सहित इन्हीं एजेंसियों ने, पंचाल साहब, इन्हीं एजेंसियों ने आपको भी, मैंने जो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जीते हैं आपको जितनी सीटें मिली हैं, यही एजेंसियां आपको लगभग उतनी सीटें दे रही थी। वही एजेंसियां गुजरात और हिमाचल में दे रही। हिमाचल में तो कहीं खाता नहीं खुल रहा आपका। जो त्रिपाठी जी, मैंने क्या बोला? मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े गलत है जी, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी, गुजरात में जो कहावत थी कि थर्ड फोर्थ तीसरी पार्टी चल ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। इस इलेक्शन के कल साबित हो जाएगा कि यहाँ तीसरी पार्टी की जगह है। हमारी कल जो गाड़ी है वो पटरी पे आ जाएगी। हम इतनी सीट और इतने मत जरूर ले लेंगे कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाए और गुजरात की राजनीति में हमारी जगह बना ले। हमने लोगों के दिलों में तो जगह बनाना शुरू कर ही दिया है जी। हम ये दावा पहले करते थे, कल तक आखिरी राउंड तक हम हारेंगे नहीं, आखिरी राउंड तक हमारी उम्मीदें कायम रहेगी। लेकिन हम ये दावा भी नहीं करते कि कल के कल हम इतनी सीटें आ जाएगी, सरकार बन जाएगी। हम लोगों के दिलों में रहेगी। और इसी तरह 5 साल जिस तरह से हमने काम किया है, जो प्रचार किया है, लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के काम करेंगे। और जो राजनीति में आज कांग्रेस ने जगह इतनी 30 सालों में बनाई थी, उसकी जगह 5 साल के बाद आम आदमी पार्टी की जगह। मतलब गुजरात में आप चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, आप चुनाव इसलिए लड़ रहे थे कि आपकी आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए, इतने वोट प्रतिशत मिल जाए। त्रिपाठी सर, मैं वो गुजराती में कहावत है, निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान। निशान हमारा हमेशा ऊपर रहा, हमारा निशान हमेशा, हमने यही कहा हम सरकार बनाएंगे जी।
सरकार बनाने के जो तरीके, जो एफर्ट थी, वो सारी हमने लगा ली जी और इस एफर्ट को पूरी तरह दबाने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की। हमारी एफर्ट की वजह से आज नरेंद्र मोदी साहब को 55 किलोमीटर का रोड शो करना पड़ा। जी करोड़ों अरबों रुपए की जायरात को अखबार में, टेलीविजन पे, रेडियो पे देनी पड़ी। 12 स्टेट के उनके मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री से लेकर पूरी फौजों की फौज उन्होंने उतार दी। उसके बावजूद भी हमारे पास इतनी सीटें रहती है और हमारे पास वोटिंग परसेंटेज इतना आता है कि हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाते हैं और गुजरात की राजनीति में अगर हमारी जगह बना लेते जी। तो हमारे लिए तो जीत की ही बात है। जी चलिए, बहुत अच्छे। सत्यप्रकाश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। देखिए, एग्जिट पोल, अब हम लोगों ने बात की थी इसके पहले भी जब एग्जिट पोल आए थे परसों, लेकिन ये आज इसलिए बात कर रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव में जो एग्जिट पोल आंकड़ा बता रहा था वो लगभग यही बता रहा था, 99 के करीब बीजेपी, 140 के करीब आप पार्टी और ऐसे ही 8-9 सीटों पर कांग्रेस। वो लगभग सही निकल रहा। तो यानी यही एजेंसियां जो हिमाचल और गुजरात में भी आप जो अपना एग्जिट पोल बता रही हैं, तो अगर इसको सही निकला है तो उसको भी लगभग कुछ न कुछ हद तक उसके सत्य के नज़दीक जा सकते हैं हम। इन स्थितियों में आने वाले समय में गुजरात और हिमाचल के जो परिणाम आएंगे वो क्या साबित करेंगे? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी साहब जी कि एग्जिट पोल, अभी आपने बोला एग्जिट होते दिख रहे हैं जी और मेरे ख्याल से हो भी गए हैं जी क्योंकि इसने एक रिजल्ट ने इस चीज को प्रूव कर दिया है। अब आप देखिए कि अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टफ फाइट थी और मेरे ख्याल से वहां का भी रिजल्ट लगभग एग्जिट पोल जैसा ही आएगा और सीट्स में भी डिफरेंस बहुत कम होगा। जी ये मेरा जो आकलन है वो ये है कि वहां सीट में दोनों पार्टीज में डिफरेंस कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस आगे जा रही हो या भाजपा नीचे चली जा रही हो। जी अब आप कहते हैं गुजरात की स्थिति, देखिए गुजरात का इलेक्शन थोड़ा सा एक अलग नेचर का रहा। इसको हिमाचल के नेचर से बिल्कुल नहीं जुड़ा जा सकता है क्योंकि बीजेपी ने या स्पेशली बीजेपी के मुख्य लीडर आज के समय के, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, दोनों का होम स्टेट है और ये होम स्टेट केवल उनके होम स्टेट के लिए नहीं है, ये स्टेट बोध है जिससे ना केवल गुजरात की जीत आएगी बल्कि इससे आगामी जो भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो या देश का लोकसभा चुनाव हो, उसके लिए एक बड़ा मैसेज देने वाले रिजल्ट होंगे ये। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको फुल्ली टारगेट किया है और बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नरेंद्र मोदी की छवि या उनका गृह स्टेट होने से वहां की पब्लिक ने 2024 को मेरे ख्याल से माइंडसेट करके और वोट दिया होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसकी स्थिति लगभग वैसी ही होगी क्योंकि अगर मान लो वहां एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मोदी का फेस एक बड़ा फेस है और उन्होंने ये जाना, आपने देखा होगा कि मोदी जी लगातार वहां 4-4, 5-5 दिन रहे। ये किस राज्य की विधानसभा चुनाव में रहे, वो ऐसा कहीं नहीं देखा होगा आपने। तो मुझे ख्याल से लगता है कि देश का प्रधानमंत्री पहली बार किसी राज्य में इलेक्शन कैंपेन के दौरान इतने समय रहा हो। इसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि वहां बीजेपी एक बड़े झटके में थी। अगर थोड़ा सा ही बीजेपी लीडरशिप ढील डाल देती तो हो सकता है कि वहां से पार्टी खिसक जाती। इसलिए कहीं ना कहीं मेरा भी यही मानना है कि एग्जिट पोल से 10% तो मैं भी मान के चलता हूं कि इधर उधर हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कम, और ये अगर वोट आता है तो वो उनने अपने फेस नरेंद्र मोदी को वोट किया है, जिसके कारण आम आदमी पार्टी जिसने गुजरात को सबसे ज्यादा फोकस किया था और उसकी स्थिति जो दिख रही है, अगर एग्जिट पोल पर विश्वास करें या वैसे भी रिपोर्ट्स आते हैं और रिपोर्ट से भी ये पता लगता है कि आम आदमी पार्टी से ने कांग्रेस से ज्यादा उसको फोकस किया था गुजरात को, जितना कांग्रेस ने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस, मेरा आकलन है कि 40 सीट के करीब करीब वहां आएगी, यानी कांग्रेस में एक बड़ा डिक्लाइन दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी वहां आगे नजर दिखती आ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिसने कहीं ना कहीं कई
एक लंबे समय से इस राज्य को फोकस किया। उसके पीछे भी यही कारण था कि आम आदमी पार्टी, देखिए दिल्ली के नजदीक हिमाचल प्रदेश है, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश को केजरीवाल ने नहीं किया फोकस, उन्होंने फोकस किसको किया? गुजरात को। क्योंकि गुजरात अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो ये मान के चलिए देश में एक ऐसा मैसेज जाएगा जो भाजपा को उलटफेर करने की क्षमता आज की डेट में कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी रखती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जानती है कि अगर उनको कोई झटका दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। और राहुल गांधी की यात्रा, भले ही लोग कुछ भी कहें कि वो पॉलिटिकल नहीं है, राहुल गांधी खुद भी दावा करते हो कि पॉलिटिकल नहीं है। अगर हम मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लें तो मध्य प्रदेश में उन्होंने मुख्य रूप से 3 इशू उठाए जो यहाँ की राजनीति के इस समय सबसे गर्म इशू हैं। चाहे हिंदुत्व का मामला हो, एससी का मामला हो, एसटी का मामला हो। यात्रा का रूट वही चुना जो कहीं ना कहीं ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज थे। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर के मेमोरियल पर जाना, ये एससी वोट को अट्रैक्ट करने की, यानी कि दो। और महाकाल और ओंकारेश्वर पर उनका जो स्टाइल था परफॉर्म करने का पूजा का, वो वाकई कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व की लाइन को आगे बढ़ाने वाला था। अब आप देखिए कांग्रेस की जो स्थिति बन रही है अक्रॉस इंडिया या गुजरात में राहुल गांधी इसी क्षेत्र के करीब रहे लेकिन गुजरात नहीं गए वो। तो क्या कारण था? क्या उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली? ये एक बड़ा कारण दिखता है, यानी कि ऐसा लगता था कि वहां पर बीजेपी मजबूत है। जो हारती हुई बीजेपी नरेंद्र मोदी के कारण, उनके गृह क्षेत्र के कारण एक अलग जाती हुई दिखती है। और ये कहीं ना कहीं आगामी इलेक्शन, जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छा कहा था आपने, कि ये इसकी जीत भाजपा के लिए ना केवल वहां की है बल्कि अन्य आगामी चुनाव के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट हो सकता है। जी त्रिपाठी जी। जी श्रीवास्तव जी, क्या जैसा कि कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे गुजरात के कारण जो लहर है बीजेपी की जो आई है, या बीजेपी फिर से सत्ता में आने जा रही 27 साल बाद भी, या फिर आम आदमी पार्टी भी वहां पहुंचती है, कांग्रेस पार्टी पहले से रहती है। आम आदमी, जैसा कि आरोप लगा रही थी कांग्रेस पार्टी हमेशा से कि आम आदमी पार्टी बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के वहां पहुंचने के कारण वोट शेयर हो गए, वोट कट गए, वोट आपस में बट गए, जिसके कारण बीजेपी आई, या मोदी जी का चेहरा और मोदी जी का जो मेहनत है वहाँ, जितनी उन्होंने कई दिन तक रुकी, कई रैलियाँ की, कई सभाएं की, कई रोड शो किए। देखिए त्रिपाठी जी, मोदी जी जिस तरह से गुजरात को टारगेट कर रहे थे, सबसे बड़ी बात है कि उनको अपना गृह प्रदेश उनका है, मोदी जी अमित शाह का, और इन लोगों को अपने स्टेट में अपनी जीत को बरकरार रखना, वो भी पिछले लगभग जो है कई सालों से, कई बार जो सरकार बनाते हुए 95 के बाद से अब तक जहाँ बीजेपी की सरकार है, तो मेरा ये कहना है कि उसको बचाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर वहाँ वो ढील दे देते और मान लीजिए किसी तरह से पिछले बार जिस तरह से लगा कि कांग्रेस जो है बीजेपी को वहाँ पर सत्ता में वापसी नहीं हो सकती है, फिर आ गई और 99 सीटों पर आई, और कहीं कम हो जाती तो निश्चित रूप से ये जो है बीजेपी के साथ साथ सबसे बड़ा जो फेस है भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, उस पर सवालिया निशान होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी अगर गुजरात में टारगेट कर रही थी, इसका मतलब है कि उसको अपने दिल्ली का किला बचाने की जो है किला बचाना जरूरी था। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी गुजरात को लेकर के ये थे, बहुत ज़्यादा उनका गुजरात के प्रति ये था कि हम अपना किला बचाएं, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी पूरा उनका भी फोकस था कि हम दिल्ली का एमसीडी चुनाव जीते। आप देखिए, जहाँ तक जांच एजेंसियों का सवाल है, जांच एजेंसियों के बारे में आप देखिए, जो रिजल्ट बताए जा रहे थे दिल्ली के चुनाव में, जांच एजेंसियों की आम आदमी पार्टी काफ़ी सीटें लेके आ रही है। इसको जो है करीब जो है जांच एजेंसी नहीं, सर्वे एजेंसी, हाँ सॉरी सर्वे एजेंसी, मेरा ये कहना है कि जो सर्वे एजेंसियां जो ये दावा कर रही थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर परिवर्तन करेगी, मेरा ये कहना है कि आप देखेंगे रिजल्ट तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि वोट प्रतिशत बीजेपी का बढ़ा है वहाँ पर जी, और कांग्रेस जरूर लूजर हुई, क्योंकि कांग्रेस का जो है रिप्लेस करके भारतीय आम आदमी पार्टी वहाँ पर सरकार में है, इसलिए कांग्रेस को उतना ज़्यादा वेटेज मिला नहीं।
और शायद यही वजह है, शीला दीक्षित सरकार के बाद यही स्थिति थी कि एक तरफ से सुपड़ा साफ कर दिया था आम आदमी पार्टी ने जी। और वहाँ पर कुछ भी जो भी सीटें आई कांग्रेस की, हमको लगता है वहाँ संगठन उतना मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन जहाँ तक गुजरात का सवाल है, नरेंद्र मोदी जी को अपना वो गढ़ बचाना जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि 2024 के चुनाव में एक संदेश पूरे देश में हो कि ये जो है पूरा का पूरा जो है देश इतने मतलब उनकी लीडरशिप में है। दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिसको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना है, इसलिए वो जो है गुजरात के चुनाव में कुछ सीटें हासिल करने की तैयारी में है और शायद कर भी ले। तो ये एक सबसे बड़ा ये है कि अभी तक जो है राष्ट्रीय दलों की श्रेणी में आम आदमी पार्टी आना चाहती है, जो हमको लगता है कि अब लगभग आने के करीब है। तो अब जो अगला चुनाव होगा राष्ट्रीय पार्टियों में अगर जब नाम आएगा तो कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी होगा, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में एक तरह से आम आदमी पार्टी का विस्तार भी होगा। और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान इसलिए भी हो रहा है कि देखिए, जहां गुजरात में जो एंटी इनकम्बेंसी वोट थे उसमें वोट शेयरिंग अगर सर्वे एजेंसियों का माने तो वोट शेयरिंग जो हो रही है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा रही है। तो वो अब देखना होगा, कल का रिजल्ट जो आएगा त्रिपाठी जी, उसमें देखना होगा कि क्या स्थिति बनती है। लेकिन जरूर इस बात को ध्यान देने वाली होगी, जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में बताई जा रही हैं, अगर सर्वे एजेंसियों के माध्यम से अगर वो रिजल्ट वो जो टैली करता तब तो ठीक है, नहीं तो कल भी लोगों के चुनाव के रिजल्ट आने तक इस बात पर थोड़ी आशंका जरूर बनी रहेगी कि सीटों के अंतर को लेकर के। जी जी हमारे संजय जी आपके पास, मुकेश जी आपके पास आ रहे हैं। एक बार पंचाल जी से फिर सवाल कर लेते हैं। पंचाल साहब, आपके वहां पहुंचने से मैंने गुजरात में आपने चुनाव लड़ा, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के आपने मतों पे विभाजन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अपने मतदाता थे वो वहीं के वहीं रहे। तो आपने भारतीय जनता पार्टी की राह और आसान कर दी। ऐसे में कांग्रेस अगर आपको बी पार्टी कह रही है बीजेपी की, तो कोई गलत नहीं कह रही। त्रिपाठी जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कई दिनों से ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग ये इस प्रकार का एलिगेशंस लगाते हैं। कांग्रेस के लोग लगा रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे कि आप बी पार्टी हो आप उनकी। नहीं, वो कहते हैं हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले के हम बीजेपी की बी टीम है। सर, हम किसी की टीम नहीं है, हम एक मजबूत टीम है, हमको इतना पता है जी। हम यहाँ 3 महीने से प्रचार में व्यस्त हैं। ये दोनों पार्टियों ने पिछले 15-20 दिनों से ही प्रचार किया हुआ है। क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है, आज एमसीडी में इतनी सीटें लाए हम, और यही पैटर्न कल आपको गुजरात में भी वोटिंग का देखने का मिलेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ 4 महीने से मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक कैंडिडेट डोर टू डोर प्रचार, जनसंवाद और ये सब काफी कुछ कर रहा है। तो लोगों के बीच हम गए हुए, हमारे मुद्दे जो थे वो लोगों को छूने वाले मुद्दे थे, जो नीति विषयक मुद्दे थे। और दूसरी ओर कांग्रेस का तो कोई प्रचार ही नहीं था। जो भी प्रचार था बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब का था, वो अमित शाह का था। उनके प्रचार में एक ही बात थी कि अगर आपने वोट नहीं दिया, वो लोग धमकाते थे ना, वो उसको प्रचार नहीं बोलते। आपने अगर वोट नहीं दिया तो बॉम्ब धमाके हो जाएंगे, आपने अगर वोट नहीं दिया तो पाकिस्तान वोट में पड़ते हैं। पंचाल साहब, वोट में पड़ते हैं, धमकी बाहर दी जाती है। धमकाने से कोई भी चुनाव जीत जाए ऐसा नहीं है सर। हम तो 27 साल से यही देख रहे हैं, इसी तरह से धमकाया जाता है जी। अच्छा छोड़िए सर, कल जो वोटिंग आप देखेंगे कि हम भी टीम नहीं है, हम अपनी तरीके से प्रचार, हम पार्टी नहीं है। जब इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने भी 1985 में शुरुआत की थी, उसके बाद का लोकसभा इलेक्शन था, तब उनको गुजरात में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट मिली थी। आज उस वक्त बीजेपी जो कांग्रेस के साथ कर रही थी, जो व्यूहरचना के साथ अंदर फ्लोर पे धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी, उसी प्रकार से आम आदमी पार्टी आज बीजेपी के सामने बढ़ रही है। और आप 5 साल के बाद आप एक परिवर्तन देखेंगे कि हमने जो शहर है उसमें अहमदाबाद है, सूरत है, राजकोट है, ये बड़े बड़े शहर की जो सीटें हैं उसमें हमने बेशक बीजेपी के वोट काटे हैं और गांव में हमने कांग्रेस के वोट काटे हैं। हाँ, जो वोट जो शेयर है वो कम ज्यादा हो सकता है। हमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब ये हो सकता है कि जहां हमने वोट काटे वहां बीजेपी के शहरों में कम वोट कटे हो और गांव में कांग्रेस के वोट शेयर
ज्यादा कटे। दे- बाकी हम ऐसा कहीं भी कोई देखिए, अगर ये गठबंधन नहीं वोट किया कि- कहाँ शहर में काटे गांव में काटे वो अलग है, लेकिन अभी तक का जो आपका इतिहास रहा है, आपने जहां कांग्रेस पार्टी रही है वहां जरूर सेंधमारी की है। पंजाब में आपने कांग्रेस की जगह बना ली, दिल्ली में बना ली, लेकिन बीजेपी जहां रही है वहां आप नहीं प्रभावी हो पाए हैं। देखिए, सुन लीजिए सवाल। उत्तराखंड में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, नहीं बना पाए। हिमाचल में आप बीजेपी की सरकार है, वहां दहाई का आंकड़ा नहीं छू पा रहे या खाता नहीं खुल पा रहा। तो आप बीजेपी के वोट नहीं काट रहे हैं, आप कांग्रेस के वोट जरूर काट करके आप अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। त्रिपाठी सर, बीजेपी के वोट भी हम काट रहे हैं। मैंने बोला मेहनत तो हम वोट काटने की दोनों पक्षों के सामने एक तरीके की कर रहे हैं। अगर ये बात अलग है कि बीजेपी के पास इतना बड़ा वर्कफोर्स है, पैसा है, साम दाम दंड सभी प्रकार की उनकी जो ताकत है वो लगा देते हैं, तो उनके सामने का जो प्रयास है वो थोड़ा कम पड़ जाता है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी की जो एमसीडी में उनकी सत्ता थी उसको आज हमने परास्त किया है। तो ये शुरुआत हो गई है। आज तक जिस तरह से कांग्रेस को परास्त किया, आज एमसीडी में हमने बीजेपी को परास्त किया। कल स्टेट में भी जो भी अब इलेक्शन आएगा हम वहां भी पूरी ताकत के साथ रहेंगे, हरियाणा में भी पूरी ताकत के साथ रहेंगे। आपने बोला कि हमने हिमाचल में छोड़ दिया। सर, एक हमारे पास जो वर्क फोर्स है कंपेयर टू बीजेपी वो इतनी नहीं है। जो सैन्य है वो काफी घातक सैन्य है, लेकिन सैन्य थोड़ा कम है। और इन्होंने एक साथ एमसीडी कर दिया, हिमाचल और तीनों जगह सभी लोगों को बांटना वो हमारे लिए कहीं भी थोड़ा पॉसिबल नहीं था, टू बी फ्रैंक। लेकिन हमने जितने भी सिपाही है पूरी ताकत से हम लड़े हैं। पूरे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ऐसा कहीं भी हमने डिफरेंस नहीं रखा कि ये बीजेपी वाले इसलिए यहाँ कम मेहनत करेंगे। सभी जगह मेहनत एक तरीके की है। अब बाकी जो है जनता पर है, वो कल आपको सर, कल पता चल जाएगा। कल हम आपसे फिर बात करेंगे ही। संजय जी मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है जी। संजय जी, कुल मिला के हम कोई ये नहीं कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन चाहे गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे एमसीडी के चुनाव हो, क्या कांग्रेस पार्टी जो देश में इतने लंबे समय तक राज की है, सबसे बड़ी पार्टी है, क्या आप संतुष्ट हैं इन परिणामों से? नहीं, मैं देखिए, सुधार की गुंजाइश तो निश्चित रूप से रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारने के बाद यही कहती है हम अपना आत्ममंथन करेंगे। हम लोग भी निश्चित रूप से राजनीतिक दल है और देश की नंबर 2 पार्टी है। निश्चित रूप से हम अपनी पार्टी को दुरुस्त करने के लिए कहां कहां खामियां हैं उन सबका आकलन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, गुजरात के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। आप इस बात को, मेरी बात आज आप नोट कर लीजिए। गुजरात के नतीजे कल चौंकाने वाले होंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस चुनाव को अनोखे तरीके से लड़ रही है। हम साइलेंटली बहुत ज्यादा लोगों के साथ बराबर इन्वॉल्व है गुजरात में, और निश्चित रूप से जनता इस बात का अच्छा प्रतिसाद भी देगी। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, तो देखिए क्या है जी। मैं एक आपको अजीब सा उदाहरण देता हूँ, इसको आप ऐसे समझिए कि पानी के बुलबुले जब फुलाए जाते हैं फुग्गा मार के, बहुत सारे निकलते हैं, वो आपने यंत्र देखा होगा जी, लेकिन उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं रहती जी, उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं रहती। अरविंद केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर जो एमसीडी में खेल खेले हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये सारी चीजें जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। और कूड़ा हटाने को लेके जो बातचीत थी, अब देखते हैं कूड़ा हटता है कि जनता के ऊपर कूड़ा और डलता है। तो क्या ये तो चुनावी वादे होते हैं, कोई फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये जनता के विवेक पे हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि दोनों में से दोनों की दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ना आपसे बेरोजगारी पे बात करेगी, ना आपसे महंगाई पे बात करेगी, ना आपसे भ्रष्टाचार पे बात करेगी, ना आपसे पेपर लीक जैसी चीजों पे बात करेगी जिससे युवाओं का भविष्य सीधे सीधे जुड़ा है, ना महिला सुरक्षा से रिलेटेड कोई बात होगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी। आम आदमी पार्टी से बात करेंगे तो केवल 2 रटे हुए जवाब आएंगे। हम स्कूल अच्छे बना रहे हैं, भैया बिल्डिंगें तो अच्छी बन रही है ना, उनमें बच्चे कहाँ हैं, उनमें पढ़ाने वाले टीचर्स कहाँ हैं, और अतिथि विद्वान जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर जो बवाल काटे हुए हैं, उसकी तरफ तो शिवराज सिंह चौहान जी का कहीं ध्यान ही नहीं है। तो देखिए, जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सवालों पर दोनों पार्टियां कन्नी काट जाती है, कोई जवाब देने को राजी नहीं है।
तो जनता आज नहीं तो कल समझ संजय जी, क्या जाएगी। छत्तीसगढ़ और ये सारे राजस्थान में बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से परिपक्व हैं, वहाँ के लोग परिपूर्ण हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जमीनी हकीकत बात को समझने की कोशिश कीजिए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार गोबर तक खरीद रही है, जी लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी। देखिए ये मुद्दे बहुत सेंसिटिव होते हैं, सीधे जनता से जुड़े हुए होते जी। हैं। महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, भ्रष्टाचार हुए, सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेके जो कांग्रेस को लेकर दुष्प्रचार किया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी के ऊपर जो उन्होंने अपनी कार्रवाइयां की, उससे कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नुकसान हो गया, लेकिन देश की जनता आज की तारीख में ये बात कम से कम अच्छी तरह समझ गई है कि 400 का बढ़ के सिलेंडर 1100 का हो गया, जी जी, और 100 रुपए 120 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया। खाने की चीजों में अलग महंगाइयों में आग लगी हुई है। तो जनता बहुत जल्दी समझ रही है, लेकिन और नहीं समझ पा रही, उसके बाद भी बीजेपी की सरकार बना रही है ना। देखिए क्या है परसेप्शन की राजनीति होती है जी। अभी जनता का परसेप्शन थोड़ा सा भ्रम और टूट जाने दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं जी। आप दूर दूर तक नजर डाल लीजिए त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक आदमी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी जैसी विशाल पार्टी में एक भी नेता ऐसा नहीं बचा है। आप चाहे इनके प्रवक्ताओं को बिठा लें, चाहे आप इनके कैबिनेट मिनिस्टर को बिठा लें, चाहे आप इनके लोकल नेताओं को बिठा लें, उनकी शुरुआत जय नरेंद्र मोदी से ही होगी। एक भी शख्स उस पार्टी लाइन के विरुद्ध जाके बात नहीं कर सकता। कांग्रेस के अंदर तो आंतरिक आप लोग तो अभी तक पिछले लंबे समय से गांधी परिवार के अलावा कोई बात नहीं किए, पिछले लंबे समय से। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बीच का इतिहास है। आप सब जानते ही हैं। और जिसने देश को संभाला है, जिसने देश को एक दिशा दी है, जिसने एम्स दी है, जिसने इतने सारे बांध दिए हो, देश को खाद्यान्न के संकट से उठा के कहीं का कहीं पहुंचाया हो, इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, तो जो परिवार ढंग से लीड कर रहा था, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तो फॉलो करेगी ना। और कांग्रेस पार्टी नहीं फॉलो तो बीजेपी अपने लीडर को फॉलो कर रही है, तो क्या बुराई है? इनके पास चलाने के लिए त्रिपाठी जी केवल एक ही नेता है, हमारे पास तो भरमार लगी हुई है। आपके पास कौन? थोड़ा सा कई भरमार लगी, कई नेता, थोड़ा 2 4 10 इसके पहले भी मैंने कहा था, नाम गिना दीजिए फिर से एक बार, जनता सुन ले, बड़े बड़े नेताओं के। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। देखिए सचिन पायलट युवा चेहरा है, अशोक गहलोत जी अनुभवी हैं, जयराम रमेश जी हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं जी। सचिन पायलट में कितने सारे तो नेता हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनके यहाँ नहीं है एक भी। मुकेश जी ऐसे बैठे हैं बीजेपी में, एक मोदी जी के अलावा कोई नेता नहीं है। निश्चित रूप से आप देखिए क्या है, नेता बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उनके कद को जिस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को केवल एक ही चेहरा दिखता है, एक ही नाम दिखता है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कोई राजनाथ सिंह के किए हुए काम की तारीफ नहीं करता। नितिन गडकरी जैसा आदमी, इतना शानदार आदमी विपक्ष का, जो सॉरी भारतीय जनता पार्टी का, वो तो खुद ही खुल के कहते हैं। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि मैं सरकार से कोई मदद नहीं मांगता, सरकार जहां हाथ डालती है वहां सत्यानाश हो जाता है। ये तो वीडियो वायरल है। तो आप बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। एक आदमी के सहारे से चलिए पूछ लेते हैं मुकेश जी से। हुई है मुकेश वो से, एक ही घटी तो ताश के पत्तों का महल है, कोई दूसरा राष्ट्रीय स्तर का नेता ही नहीं है जो उभर सके। चलिए आपके यहाँ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है खड़गे साहब को, कहीं दिख नहीं रहे हैं हमें, जहाँ देखो वहाँ राहुल की बात हो रही है। लगातार गुजरात में बैठे हुए थे जी लगातार। जी। उसके बाद चलिए कल बात कर लेंगे गुजरात में। मुकेश जी, मोदी जी के चेहरे में आखिर कब तक चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, यदि आप भारतीय जनता पार्टी को एक संगठन के रूप में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन 12 महीने 24 घंटे काम करने वाला है, जैसा कि आप भी अभी बता रहे थे। उसी प्रकार यदि सत्ता की बात करें, सरकार की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहने के दौरान केवल ऐसा नहीं होता कि 6 महीने पहले या साल भर पहले चुनाव को देख के तत्काल सक्रिय हो जाए। हम लोग 12 महीने काम करते हैं, जनता के विषयों को उठाते हैं, सत्ता में रहते हैं तो उनको जनोन्मुखी योजनाओं का कैसे लाभ मिले, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, कैसे प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसको लेकर जनता के बीच में लगातार रहते हैं। यदि हम विपक्ष में रहते हैं तो निश्चित तौर पे सरकार की जो खामियां हैं उनको जनता के बीच में लाके जनता को उसका सीधा लाभ मिले, इसके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। हमारे कांग्रेस भाई बता रहे थे अभी कि साहब मोदी जी के आसपास पूरा संगठन और पूरी सरकार चल रही है। मैं कांग्रेस के भाई से पूछना चाहता हूँ, 50 साल आप सरकार में रहे,
केवल आप गांधी परिवार के पिछलग्गू बनने के अलावा क्या किया कांग्रेस का? आज उसका ना तो कोई नेटवर्क है, ना कहीं पे कोई संगठन है, ना मैदान में दिखते। आप यहाँ बैठ के बुराइयां हाँ संजय जी आएंगे, उनकी बात आ जाए पूरी आप यहाँ पर बैठ के बाइट दे के अपनी बातें हमारे कांग्रेस के भाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन कभी मैदान में दिखते हैं क्या? कभी किसी विषय को लेकर कभी कांग्रेस नहीं दिखती। 3 महीने पहले 6 महीने पहले आपको ये दिखाई देंगे। कब दिखाई देंगे? जब चुनाव आएंगे। और इसलिए जनता ने इनकी गलत नीतियों के कारण केवल सत्ता में, सत्ता के मोह के लिए सत्ता की झटपटाहट को लेकर जब ये जनता के बीच में जाते हैं, इसलिए जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। आज ये गुजरात की बात कर रहे हैं, हिमाचल की, दिल्ली की बात कर रहे हैं, दूर दूर तक कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। केवल इनकी गलत नीतियों, गलत विचारों, तुष्टीकरण के कारण आज कांग्रेस की ये गत हुई है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, सरकार की बात आप करें तो पूरे संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं अपने दायित्व का निर्वाह पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। चाहे मध्य प्रदेश या देश के दूसरे राज्यों में देख लें, केंद्र में आप देख लें, सब लोगों के अपने क्षेत्र हैं, अपने विषय बटे हुए हैं, सब लोग अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। ये कहना गलत है कि केवल मोदी जी के नाम पर, मोदी जी हमारे नेता हैं, पार्टी के प्रधानमंत्री हैं देश के, और निश्चित तौर पे मोदी जी के कारण देश में एक जनता का एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा जुड़ा है कि ऐसी लंबित समस्याएं जो विगत 50 स्वतंत्रता के बाद देश की जनता महसूस कर रही थी, जिन विषयों पे काम किया जाना चाहिए था, ये कांग्रेस की खड़ी हुई समस्याएं थी। उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत प्रयत्न कर रही है और उस दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसलिए हम जनता के विश्वास में हैं। जनता के विश्वास के आधार पर न केवल केंद्र और राज्यों में हम लगातार अपनी जनता का विश्वास हासिल करते आ रहे हैं और सरकार के रूप में लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में वो विश्वास नहीं हासिल कर पाए। खैर संजय जी संजय जी बहुत संक्षेप में। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ एक बात कहूंगा, मुझे आप मोदी जी के किए हुए केवल 5 काम गिना दीजिए 8 साल में, जो जमीन के धरातल से जुड़े हो और जिन योजनाओं से जनता को लाभ मिला हो। नोटबंदी में आपने देश का आर्थिक सत्यानाश कर दिया। चलिए बोलिए हाँ, इस बात को तो कोर्ट भी पूछने लगा है। इस बात को तो देश की शीर्ष अदालत पूछने लगी है कि नोटबंदी से क्या लाभ हुआ, काला धन आ गया। चलिए अब वो नोटबंदी पे अभी चुनाव पे बात कर ले। मैं बहुत संक्षेप में 4 बातें ही पूछ रहा हूँ, ज्यादा रोज पूछ रहा हूँ। नोटबंदी से भारी नुकसान हुआ है, कांग्रेस इसलिए हमेशा विषयों को उठाती है। 1100 रुपए का सिलेंडर है आज की तारीख में। चलिए ये 1100 और नोटबंदी कई बार हर डिस्कशन में आ जाता है, तो इसलिए उस पर बात न करें। अभी तो चुनाव और एग्जिट पोल पे बात कर रहे थे। हम सत्यप्रकाश जी के पास आएंगे, लेकिन पराग जी आप जो संजय जी कुछ कह रहे थे तो आप बीच में आप प्रत्युत्तर में कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी सर, संजय जी ये बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी और खास करके आम आदमी पार्टी ने जो चुनावी मुद्दे उसमें उन्होंने, उनकी पार्टी ने सिर्फ बेरोजगारी पे बात की, हमने नहीं की है। संजय जी पता ही नहीं आपको, शायद वहाँ बैठे बैठे पता ही नहीं है। संजय जी मैं आपको इस चैनल में आज एक बात बता दूं जी, मैं भी कांग्रेस में ही था, 4थे महीने में ही आम आदमी पार्टी में गया हूँ। मैं भी प्रवक्ता ही था आम आदमी पार्टी में। 5 साल मैंने भी खूब डिबेट किए। मैं 10 साल प्रदेश में रहा हूँ, बड़े अच्छे ओहदे पे रहा हूँ। मैं कांग्रेस की रजो रग से वाकिफ हूँ। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बंद कमरे में, एसी कमरे में आंकलन करती है कि फलानी सीट है, इसमें इतने मुस्लिम मतदार है, इतने एसटी मतदार है, इतने एसटी मतदार है, इतने ये है, हमको इतने मिल रहे और हम जीत जाते। एक भी आदमी, एक भी नेता 15 दिन के पहले कभी भी किसी भी विधानसभा या लोकसभा हो या महानगर पालिका, नगर पालिका के चुनाव में कभी भी प्रचार में ग्राउंड में उतरता नहीं है। ये हकीकत है आपकी कांग्रेस पार्टी। दूसरी बात की, सबसे पहले सिर्फ पिछले 6 महीने से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई 22 पेपर फूटे अब तक गुजरात में, और उसमें से 3 पेपर का जो फोड़ना था और फूटना था, उसका जो किसी ने अगर बाहर निकाला तो हमारे जो जाडेजा करके हमारे जो युवा नेता थे, उन्होंने सबसे पहले ये थोड़ा पराग जी संक्षेप में हमारा समय कम है। तो कहने का मतलब है सर कि जो भी मुद्दे थे, जो चाहे बेरोजगारी का हो, वो चाहे पेपर फूटने का हो, स्टूडेंट के भविष्य का मुद्दा हो, वो चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सारे मुद्दे जो है वो आम आदमी आपने उठाए जरूर है, लेकिन
परिणाम में सफलता नहीं मिली। सत्यप्रकाश जी, इन परिणामों का मैं देर लगेगी, मिलेगा। चलिए सत्यप्रकाश जी, हमने इसके पहले भी सवाल किया, ये जो परिणाम आएंगे इसका आने वाली राजनीति में कितना प्रभाव पड़ेगा, मतलब 9 राज्यों में होने वाले चुनाव और लोकसभा चुनाव में? जी देखिए, बहुत अच्छी बात सवाल पूछा त्रिपाठी जी आपने। देखिए, आपने भी कहा, मैं इस चीज को कह रहा हूं कि देखिए, जहां जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने होती है, नुकसान कांग्रेस का होता है जी। इसके पीछे चाहे आप दिल्ली का आज ही का इलेक्शन का जो रिजल्ट एमसीडी का है, उसमें साफ जाहिर होता है बीजेपी को नुकसान कहां हुआ है। कांग्रेस साफ हो गई, पहले कांग्रेस साफ करके सत्ता में आई, अब एमसीडी में कांग्रेस की सीट ही नहीं है। तो ये स्थिति, जैसे कि आप वहां देखें, पंजाब में आपने उदाहरण दिया, पंजाब में वही स्थिति है। और मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं गुजरात की जो स्थिति होगी वो वही स्थिति में होगी। अगर दोनों पार्टी वहां लड़ती तो कांग्रेस की सीट भले ही वो सत्ता में नहीं आती लेकिन बहुत अधिक होती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जो नुकसान दिया है, गुजरात का जो मैं बोल रहा हूं, वो मुख्य रूप से शहरों में दिया है, क्योंकि शहरों में उसने कांग्रेस के वोट को तोड़ने का बड़ा काम किया। अगर कांग्रेस कहीं वोट गेन करेगी तो वो रूरल एरियाज में करेगी, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जो मोदी जी के प्रभाव में नहीं आ पाया। अब आपका सवाल दूसरा आता है कि ये जो चीज है, क्या इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी, अगर मान लो कोई बड़ा करिश्मा कांग्रेस, कोई बड़ा करिश्माई लीडर किसी राज्य में या सेंटर में जब तक नहीं लाएगी, या जो सरकार है बीजेपी की उसके का बड़ा डिफेम ना हो जाए, कोई बड़ी बुरी तरह से कोई चीज इशू ना आ जाए, तब तक तो मुझे लगता है कि जो आज स्थिति दिखी वही स्थिति आगे दिखती नजर आ रही है। और ये एक बड़ा चिंता का विषय है। आपने अभी कहा था कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो या जेपी नड्डा हो, देश की 2 बड़ी पार्टीज के जो चीफ हैं वो क्या है, ये आप सब लोग जानते हैं। यहाँ राहुल गांधी है और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं। इन दोनों की स्थिति क्या है? क्या अटल जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भी तो आपको याद होगा कि दूसरे लोग भी तो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, क्या उनकी स्थिति जेपी नड्डा जैसी थी? नहीं थी। तो ये दोनों पार्टीज के लिए बराबर स्थिति है। कोई ये नहीं कह सकता कि मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल डमी जैसे हैं। मैं तो ये मान के चलता हूं ठीक वही स्थिति जेपी नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी में है। और ये स्थिति कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय दल के लिए उतना प्रभावशील नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। ऐसा राष्ट्रीय दलों के लिए उसकी अध्यक्ष की गरिमा को हर पार्टी को बना के रखना चाहिए, वो शायद इन दोनों दलों में नहीं दिखती है। जी त्रिपाठी साहब। जी श्रीवास्तव जी, भारत जोड़ो यात्रा, इसका कोई फर्क राजनीति में, हालांकि कहा यही जा रहा है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये राहुल जी की अपनी स्वयं की छवि बढ़ाने की बात है, लेकिन इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले चुनाव? ठीक है, हम 2 राज्यों की छोड़ देते हैं, लेकिन 9 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए त्रिपाठी जी, असर तो पड़ेगा इसका जी, और असर इसलिए भी पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता हैं जी। उनको जब भी कोई बात होती है राजनीतिक रूप से, तो नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी का ही चेहरा आता। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति की छवि इतनी बिगाड़ दी गई हो या उसको इतना बदनाम कर दिया गया हो, उसको एक तरह से जो है एक इस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया कि राहुल गांधी को लोग सीरियसली नहीं लेते हों। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की यात्रा जरूर राहुल गांधी के चेहरे को जरूर थोड़ा मजबूत करती है और सामने खड़े होकर के बात करने की स्थिति में लाती है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे यात्रा के माध्यम से एक काम जरूर किया है कि उनकी संजीदगी सामने आई है और वो ज़मीन पर चल सकते हैं। ये बात है। पहले ये कहा जाता था कि राहुल गांधी तो कहीं जाते नहीं, सीधे इटली चले जाते हैं, लेकिन कम से कम जो है इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो उसका असर तो पड़ेगा। जहाँ तक रहा आने वाले चुनाव में 9 राज्यों पर, इन चुनाव का अभी आने वाले राज्यों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक जगह पर दिल्ली की सरकार है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरी जगह पर भाजपा की सरकार है। इनसे उनको जोड़ना ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इन चुनावों से कुछ चीज़ें निकल के ज़रूर सामने आएंगी। एक तो ये कि आम आदमी पार्टी का एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में सामने खड़े होने की स्थिति में आएगी, तो जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी सूची में आ जाएगी। निश्चित रूप से इस पार्टी का विस्तार होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो भी चुनाव लड़ा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर फिर लड़ा जाएगा। 9 राज्यों के जो चुनाव होंगे वहाँ भी मोदी जी ही चेहरा होंगे। तो मेरा ये कहना है कि मोदी वर्सेस राहुल
और एक तीसरा किरदार भी सामने आने की स्थिति में है, जहां आपने देख रहा होगा कि तीसरे मोर्चे की जो कवायद है कि कौन किसके साथ जाएगा। बहुत सारी पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को अपने लीडर मानना ही नहीं चाहती है, उस गठबंधन में उसका जो नेता नहीं मानना चाहती। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि जो विपक्ष है इसमें बिखराव भी होगा, और हो सकता है 2 भागों में हो, एक तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो, एनडीए और यूपीए के अलावा एक तीसरा जो है आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इसका भी मोर्चा खड़ा हो सकता है। तो राष्ट्रीय दल होने के फायदे उनको मिल सकते हैं, लेकिन इसका असर एकदम से आने वाले चुनाव में पड़ेगा 9 राज्यों के, उसमें इन चुनाव का नहीं पड़ेगा। एक जगह भाजपा की सरकार है जो रिटेन कर रही है, दूसरी जगह एमसीडी में है। हाँ, अगर हिमाचल में कांग्रेस गेन करती है तो निश्चित रूप से उसको एक थोड़ी सी राहत भरी खबर होगी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका, संजय जी आपका, पंचाल जी आपका, सत्यप्रकाश जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव परिणाम कल आ रहे हैं। नतीजों से साफ हो जाएगा कि विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की लहर, भारत जोड़ो यात्रा का असर और आम आदमी पार्टी की चमक का कितना असर रहा। राजनीतिक दलों और देश की जनता को दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणामों का इंतजार है। नतीजे जो भी हों, लेकिन ये नतीजे अगले साल के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए सकारात्मक और नकारात्मक रूप तैयार करेंगे। जनता मांगे जवाब में तही। नमस्कार।